चैप्टर 4 चल रहा था, चैप्टर 3 फैक्टर इनकम कितने थे? 4 क्या क्या था? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड प्रॉफिट, ठीक है ना। ट्रांसफर इनकम क्या नेशनल इनकम का पार्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अनअर्न्ड है। ट्रांसफर के कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? पापा जी नहीं, डोनेशन हेल्प चैरिटी लिखी है ना, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इनकम के 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। क्या क्या? कौन कमाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट कमाएगा, और वो कहीं से भी कमा सकते हैं, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, कहीं से भी कमाएगा। नॉर्मल रेसिडेंट कमाना चाहिए, ठीक है ना। और अर्न इनकम, चलिए, हु आर नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल, जैसे मान लीजिए, जैसे एक सिटीजनशिप होता है, जैसे आप सुनेंगे अक्षय कुमार का नाम सुने हैं? अक्षय कुमार जो है ना, अब इंडिया का सिटीजन बन गया है। 1 साल पहले वो इंडिया का सिटीजन नहीं था, वो कनाडा का सिटीजनशिप लिया हुआ था। तो इवन अक्षय कुमार सिटीजन ऑफ कनाडा था, अब तो नहीं है। मान लो 1 साल पहले की बात करते हैं, कहाँ था, कहाँ का था? कनाडा का था। लेकिन वो रह कहाँ रहा था? वो इंडिया में रह रहा था। मतलब कि नॉर्मली वो इंडिया में रहता है, सिटीजनशिप कनाडा का है। तो होता क्या है कि अगर आप 1 साल में 180 दिन से अधिक आप अगर किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, 180 दिन नहीं, 182 दिन से अधिक अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हैं, तो उस कंट्री के आप नॉर्मल रेसिडेंट कहला जाएंगे। या 4 साल में अगर 1 साल पूरा अगर आप इंडिया में रह लिए, तो आप क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 180 दिन लगातार नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है। या तो आप लगातार रहिए, या जो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डेज पूरे साल भर का, 182 दिन से अधिक होना चाहिए। उस केस में आपका नॉर्मल रेसिडेंट का कैटेगरी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ग्लेन मैक्सवेल। तो ग्लेन मैक्सवेल इंडियन है कि ऑस्ट्रेलियन है? ऑस्ट्रेलियन है। लेकिन मान लो कि वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला, IPL खेला, उसका ससुराल भी इंडिया में, वो पूरे 7 महीना इंडिया रहता है। तो नॉर्मली वो इंडिया डिसाइड कर रहा है, तो उस केस में ग्लेन मैक्सवेल कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। हमें नॉर्मल रेसिडेंट के लिए उसकी सिटीजनशिप, नागरिकता नहीं देखनी कि वो नागरिकता कहाँ का है। नॉर्मल रेसिडेंट के लिए हमको उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है कि वो रिसाइड कहाँ करता है। रिसाइड मतलब रहता कहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज कि कोई भी पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमारा जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम इकोनॉमिक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा कहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। कोई अगर बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका लाई करना चाहिए। दूसरी बात कि सपोज करिए कोई बिजनेस टाइकून है, या कोई भी पर्सन है, या कोई बहुत धनी आदमी है, लेकिन वो इंडिया आता है लेकिन कमाने नहीं आता, वो इंडिया विजिट करने आया। हो सकता है कि वो पूरे साइकिल से विजिट कर रहा है पूरा, ऐसा हो सकता है। अब मान लो कि इंडिया में वो आ रहा है, घूम रहा है, तो क्या उसका इनकम जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो यहाँ पर अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि जिस कंट्री से है वहाँ पर उसका बिजनेस होगा, वो अपना कमा रहा होगा, यहाँ इंडिया वो घूमने आया, पूरे साल भर वो रहता है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट तो कहलाएगा, बट वहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई नहीं किया, क्योंकि उसके इनकम नहीं हुए, तो उसके नेशनल इनकम में पार्ट नहीं माने जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। तो सिटीजन ऑफ द कंट्री को हम नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल सपोज करिए विराट कोहली। तो विराट कोहली सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन मान लीजिए कि पूरे साल भर वो इटली रहता है, इंडिया नहीं रह रहा है, या फॉरेन कंट्री रह रहा है। जैसे एक ध्रुव राठी है, नाम सुने? ध्रुव राठी एक यूट्यूबर। तो ध्रुव राठी इंडिया का है मान लो, लेकिन वो अभी कहाँ रहता है? सर जर्मनी या कहीं आया हुआ है। जनरली जर्मनी या कहीं किसी कंट्री में रह रहा है।
अब मान लो कि इंडिया वो 1 महीना पूरे साल भर में रहा, पूरे साल भर में कितना महीना रहा? 1 महीना, और उसके अलावा 11 महीना वो विदेश रहा। तो इवन दो ध्रुव राठी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट एट दैट ईयर, बिकॉज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ध्रुव राठी इज नॉट रिसाइड्स इन इंडिया। कोई दिक्कत नहीं करेंट ईयर, क्योंकि हमें जब नेशनल इनकम निकालना है तो हमें हर साल का, क्योंकि नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या था? The sum total of factor income, the sum total of factor income earned by a normal resident during the accounting। तो ये तो हमेशा हर साल का हमको नेशनल इनकम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 5 साल का क्लब करके निकालेंगे, 10 साल का या पूरे साल, पूरे आज़ादी के बाद का जितना भी है, हमें हर साल का इनकम जनरेट कर दिखाना पड़ेगा। ऐसा भी फाइनेंशियली आपका 23-24 कंप्लीट हुआ तो अभी बहुत सारी कंपनी का, बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट अभी बन रहा होगा। तो पूरे 31 मार्च 2024 का डेटा कि हाँ 23-24 हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना सेल्स हुआ वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A normal resident is said to be one who is ordinarily मतलब क्या होता है? सामान्यतः resides in the country concerned। कंट्री कंसर्न मतलब जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप इंडिया की बात करते हैं इंडिया के लिए, ठीक है ना। whose center of economic interest, center मतलब मेन, मुख्य, center of economic interest lie in that country, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में क्या होना चाहिए? लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। वह सिटीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बस उसका रेसिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए। दूसरा, अ पर्सन इज सेड टू हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मुझे बताइए, आप में से कोई बच्चे, आप बताइए श्रेयांश, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कितने होते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने होते हैं? जानते हैं? हाँ, नहीं जानते हैं? 3 क्या क्या होते हैं? नहीं जानते हैं? अंजलि है, अंजलि तुम्हारे पार्टनर सब कहाँ है जी? अंजलि बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना होता है बेटा? 3 तो होता है, ये कंफर्म है। 3 होता है, कंफर्म है। 3 क्या क्या होता है? किसी को पता है? हैंड रेज करिए। आपको नहीं पता है? उज्जवल आपको पता नहीं है? वेरी गुड। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। जैसे ग्लेन मैक्सवेल आया क्रिकेट खेलने, तो किस में आएगा? एम्प्लॉयमेंट में आएगा कि बिजनेस में आएगा? प्रोफेशन में आएगा, सॉरी प्रोफेशन। ये तीनों हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। एक एनजीओ जो है, उस एनजीओ में मालूम मैं जॉब कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, और वहाँ मुझे 1 लाख रुपया सैलरी मिलता है, क्या वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा? हाँ, एकदम कहलाएगा, बिकॉज मैं तो वहाँ कमा रहा हूँ ना। 4 फ्रेंड सोशल एक्टिविटी करते हैं, क्या कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी? देखो 4 फ्रेंड दो वर्कर को रखे हुआ काम करने के लिए, उसको पैसा देता है सैलरी वेजेस, तो क्या उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा? आप इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं वो उद्देश्य है कमाना। तो यहाँ पर क्या हमको देखना पड़ेगा कि नॉर्मल रेसिडेंट के साथ साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? बोलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या वो जानना पड़ेगा ना। और आप जानते नहीं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, तो फिर आगे समझ नहीं पाएंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। कोई व्यापार, जैसे कोई फॉरेन कंपनी व्यापार कर रही है, कोई इंडियन कंपनी व्यापार कर रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई कोचिंग सर्विस है, बिजनेस सर्विस है, कोई शॉप खोल रहा है, कोई यूट्यूबर, अगर यूट्यूबर यूट्यूब से कमाता है, इंस्टाग्राम से रील्स बनाने वाला कमाता है, ये सब क्या उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। उसके भी इनकम को नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। आजकल देखते हैं ये सभी सोशल मीडिया भी एक इनकम का प्लेटफॉर्म है कि नहीं? चलो
दूसरा प्रोफेशन, प्रोफेशन जहाँ पर आप अपने स्किल से, आप अपने क्वालिफिकेशन से आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोफेशन। यहाँ गुड्स की लेन देन होती है, यहाँ सर्विस होता है, यहाँ इन्वेंट्री नहीं होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आज 2 बच्चा मान लो नहीं आया तो क्या उसका स्टॉक बचा रह जाएगा? क्या नहीं बचा रह जाएगा। और एक होता है, थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट, जहाँ आप जॉब करते हैं। क्या करते हैं? जहाँ आपको सैलरी और वेजेज मिलता है। तो दिस इज द इकोनॉमिक। अब मान लो कि कोई भी पर्सन यहाँ जॉब कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया ना। चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी सच इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। अब यहाँ पर कुछ समझिए ध्यान से। साथ ही अभी रोकिए। बड़ा हल्ला हो रहा है ना। एक काम करिए, उसको खिड़की बंद करिए, पंखा बंद करवाइए। तो बाहर का गेट, बाहर की खिड़की, ऑफिस का खिड़की बंद कर दीजिए। इसको सफोकेशन, तुम यहाँ बैठ जाओ ना। सब बेटा उसको ऑन करिए ना। शांति अच्छा लगता है। यस सर, बहुत गर्मी लग रही थी अभी। सोलर कर दीजिए सर। 20 ठीक है ना सर? 20 थोड़ा बस चले ना तब तो काम क्यों नहीं कर रहा है? काम कर रहे हैं। चलो ये देखिए थोड़ा सा, ये क्या है? अर्थ है। अब जैसे यहाँ पर इंडिया आया, ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्ड चल रहा है ना। अब इंडिया आया, देखो इंडिया, एक इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री होता है। क्या होता है? अभी इलेक्शन का समय है ना। इलेक्शन का समय है, तो अभी सारे जो नेता लोग हैं, मतलब जिस भी पार्टी के होंगे, मैं किसी पार्टी के पक्षधार नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। मुझे वोट तो देना ही है जिसको ना मैं प्रो बीजेपी हूँ, ना प्रो कांग्रेस या प्रो आरजेडी जेडीयू, कुछ भी नहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होता है, समझिए ध्यान से, कि जब इलेक्शन, अभी कैंपेन चल रहा है। क्या चल रहा है? कैंपेन चल रहा है। कैंपेन मतलब क्या होता है? तो प्रचार करना। तो आज जैसे आप नरेंद्र मोदी, अभी जैसे क्या ना, इलेक्शन जब लगता है तो धारा लग जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ ये हो जाती है, मतलब कि आपका जो पार्टी, जैसे रूलिंग पार्टी बीजेपी है, बट अभी कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया जाएगा, सरकार की कोई नई घोषणाएं नहीं आएंगी। सरकार की ऐसी घोषणाएं क्यों नहीं आएंगी कि अगर मान लो कि सरकार बोले कि सबके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया डाल दिया जाएगा, तो सब खुश हो जाएगा, तो वोट उसी को दे देगा। तो ऐसी घोषणाएं नहीं होंगी, बिकॉज अभी इलेक्शन कमीशन का अपना रूल है। तो अभी क्या है, सब न्यूट्रल, यानी सभी जो बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी, जदयू या कोई भी बहुत सारे पक्ष, आम आदमी पार्टी है, तो ये सब की अभी सबकी सब बराबर है, सब अभी कैंपेन कर रही है। लेकिन ये बात नहीं करें प्लीज, अब ध्यान सुनिए। जो कैंपेन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन कर रही है, तो वो सब कहाँ कर रही होगी? मतलब पूरे इंडिया में जो भी बाउंड्री ऑफ जो लैंड एरिया है ना, यहाँ पर ये सब जो आइलैंड हो गए, अंडमान निकोबार, ये सब। हाँ, तो वो लैंड एरिया। आई एम सेइंग व्हाट, आई एम सेइंग व्हाट, लैंड एरिया। हम ये नहीं कि जल जाएगा पनडुब्बी में, वहाँ चीजें चलिए चीज को बोलेगा कि हम कोई वोट दे देंगे, तुमको बचवा देंगे, तुमको नहीं कोई 60। अब समझिए ध्यान से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? नो, न्यूयॉर्क में। कहाँ है? ये सब ज्ञान की बातें हैं, बता रहे हैं, सब सुनिए और लिख भी लिया करिएगा।
ये सब बच्चे लिखिएगा क्योंकि भविष्य में बहुत काम आएगा आपको। यूएनओ का गठन जो हुआ था, सेटअप हुआ था 1945 में हुआ था। कब हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, कब हुआ था? 1945 में। यूएनओ का सेटअप 1945 में आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? 1939 टू 1945, ठीक है ना। लोग 44 कहते हैं 44, लेकिन 45 तक चलते चला गया था। अब 45 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान का दो जगह है, वहां पर एटॉम बम गिराया था। बिकॉज जापान उससे पहले पर्ल हार्बर एक जगह हुआ करता है अमेरिका में। पर्ल हार्बर में जापान जो है एयर स्ट्राइक किया था। क्या किया था? मतलब कि अपने फाइटर जेट से बहुत सारे बम बरसा दिए थे, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान हुआ था। तो उस समय अमेरिकी जो सरकार थी इंस्टेंट डिसीजन लेती कि इसको मजा चखाना है। इवन तो जर्मनी सरेंडर कर दिया था, लेकिन जापान सरेंडर नहीं करा था। कि जापानी का कॉन्सेप्ट होता है हमको एकदम लड़ते रहना है, हमको कर्म करते रहना, हमको मेहनत करते रहना, जिसमें केजन कॉस्टिंग भी आता है। नाम सुने होंगे आपको, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट पढ़िएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, मतलब कि जब जापान सरेंडर किया, तो बहुत सारे देश में क्या था ना, मतलब कि इम्बैलेंस चल रहे थे। क्या चल रहे थे? इम्बैलेंस क्या होता है? मतलब अस्थिरता, कि कहाँ कोई भी किसी पे अटैक कर दे रहा है, यानी मतलब कि मानवता का एकदम, मतलब मानव का कल्याण नहीं हो के मानव क्या है, मतलब कि वो खत्म हो रहे हैं। किसी को कोई मार दे रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो वो अब सारे देश ने मिला और उन्होंने बोला कि ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करते हैं जहां पर शांति व्यवस्था बना रहे। जैसे अभी कितनी शांति है तो अच्छा लग रहा है, तो शांति व्यवस्था बना रहे। तो उसी में 5 परमानेंट मेंबर, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने परमानेंट मेंबर हैं? 5 परमानेंट मेंबर हैं। कितने? 5, जिसमें एशिया से एक है चाइना। रसिया का कंट्री कहाँ है? आधा एशिया में, आधा यूरोप। अरे हाँ, रसिया कैपिटल कहाँ है? यहाँ से मॉस्को। रसिया एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, बट रसिया कैपिटल इवन मॉस्को है और मॉस्को पड़ता है यूरोप में। दैट्स व्हाई रसिया इज द यूरोपियन कंट्री। तो सेकंड परमानेंट मेंबर आपका हो गया रसिया। थर्ड परमानेंट मेंबर आपका यूनाइटेड किंगडम है। 3 हो गए ना। चौथा परमानेंट मेंबर आपका फ्रांस है और 5वां आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस है। ये 5 परमानेंट मेंबर जो 1945 में बने और अभी 2024 चल रहा है, अभी तक यही 5 परमानेंट मेंबर है। 5 से 6 नहीं किया गया। बहुत सारे मतलब की कंट्री चाहता है कि इंडिया को भी हम परमानेंट मेंबर बनाए, लेकिन उसमें एक अटकल है, मतलब कि अड़चन जो है वो है चाइना का। चाइना वीटो लगाता है, ऑब्जेक्ट कर देंगे। आप कोई भी पेपर अगर ऑब्जेक्ट कर देगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा। अब यूएन का जब गठन हुआ था, होता क्या ना कि जो कंट्री है उसके लैंड एरिया तो ठीक है, लेकिन अब ओशन एरिया की बात करें तो अब मानो कि इस कंट्री से सटे ये कंट्री भी फेक है। कौन है ये? श्रीलंका। श्रीलंका बोलेगा ये हमारा है, इंडिया बोलेगा ये हमारा है। तो कैसे इधर डिस्प्यूट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इधर कौन है? ये कौन है? चाइना। चाइना बोलेगा ये हमारा है, तो इंडिया बोलेगा ये हमारा, बगल में तो हमारा ना होगा। ऐसा हो सकता है। अब बोलेगा चाइना बोलेगा कि भैया हमारे तो ओशन ही नहीं है, क्या हम नहीं लेंगे क्या? इसे साउथ चाइना सी के नाम से आता है। यानी यूएनओ ने एक डिसाइड किया, यानी कि भैया जो भी कंट्री है, जो भी कंट्री का लैंड एरिया जहां एंड होता है, ध्यान सुनिएगा, लैंड एरिया जहां पे एंड होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स, कितना? 12 नॉटिकल माइल्स 20 किलोमीटर के बराबर होता है कि आपका ओशन आपका। यानी यहाँ पर इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मछली वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब बताइए कि लैंड एरिया में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ना, लेकिन क्या ये ओशन एरिया जो है, क्या यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, एकदम हो रहा है। अब जो शिप के थ्रू जहाज से सामान भी तो आते जाते हैं, तो पानी के सहारे आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक जब टेरिटरी की बात करते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब होता है रीजन। इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं, जो एक रीजन होता है। तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री को ही नहीं माना जाएगा, पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ जो ओशन, यानी यूएन ने जो डिसाइड कर रखा है। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब कि जिसके बातों को सब कंट्री मानेंगे।
तो उन्होंने जो डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और हर कंट्री का जो लैंड एरिया से जो ओशन आता है वहाँ 12 नॉटिकल माइल्स तो उस कंट्री का ही एरिया माना जाता है। अब सब कंट्री बात में मानी तो कंट्री बात फिर वही होता है, उसका उल्लंघन माना जाता है, उस पर सैंक्शन लग जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि रसिया यूक्रेन पे हमला किया, इजराइल किस पे हमला किया है, फिलिस्तीन पे हमला किया। तो अब बताइए कि कोई कंट्री इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, कोई कंट्री इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसी वजह रसिया जब यूक्रेन पे हमला किया तो चाइना उसको सपोर्ट करता है, नॉर्थ कोरिया सपोर्ट करता है, लेकिन यूएस बोलता है कि नहीं सपोर्ट करना है, जर्मनी फ्रांस ये सब सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यूएस क्या बोलता है, सैंक्शन लगा। सैंक्शन का मतलब होता है हम पाबंदी लगा देंगे आप पे। अब आपको पाबंदी लगा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये हम नहीं खरीदने देंगे, बेचने देंगे, लेकिन उसके अलावा भी आप अपने दूसरे तरीके से करिए। बात समझे ना? जैसे गांव समाज में कभी कभी नहीं होता है कि कोई अगर जैसे कोई गलत काम किया या कुछ समाज के नियम को तोड़ा तो उसको वहां से ये किया, बेदखल किया जाता है, ऐसा सुने हैं? तो बेदखल करने का उसको मार दिया जाता है, थोड़ी है, उसको वहां के फैसिलिटी से हटा दिया जाता है। अब वो अपना फैसिलिटी ढूंढे। उसी प्रकार रसिया के साथ हुआ। तो रसिया अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, रसिया ऐसा तो नहीं खत्म हो जाएगा। यही है सैंक्शन लग जाएगा। अगर आप कोई कंट्री बात नहीं मानेगा तो क्या लग जाएगा, सैंक्शन, यानी पाबंदी लग जाती है। समझ गए? तो 12 नॉटिकल माइल्स तक वो कंट्री का पार्ट माना जाएगा। दैट इज द इकोनॉमिक टेरिटरी, दैट इज द इकोनॉमिक टेरिटरी। अब ये समझ के क्या होता है, ये समझ के अब बात ये आ रही है कि जब हर कंट्री का एक दूतावास होता है, दूतावास समझते हैं ना? अब दूतावास को क्या बोलते हैं, एम्बेसी। क्या बोलते हैं, एम्बेसी। अब एम्बेसी होता है तो जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है, इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में, यूएस में, सब कंट्री में है। अब सपोज करिए कि पाकिस्तान के एम्बेसी जनरली कैपिटल में होता है, कंट्री के कहाँ होता है, तो दिल्ली। दिल्ली जान रहे ना, कहाँ है दिल्ली? दिल्ली। अब देखो दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी, ध्यान सुनिएगा, अपनी बात ध्यान सुनिएगा। तो पाकिस्तान एम्बेसी जिस कैंपस में है, पाकिस्तान एम्बेसी PAKISTN पाकिस्तान EMBASSY बॉस स्टॉप पे लगा दिया है क्या? जो भी है, मतलब दिल्ली में है। अब मान लो दिल्ली में तो कैंपस बाउंड्री होगा ना बेटा, उस बाउंड्री के अंदर में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है। किस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग? पाकिस्तान गवर्नमेंट। अब आप जानते होंगे कि IAS सब जब बनता है तो एम्बेसडर बनता है, राजदूत बनता है, किसी कंट्री में जाके किसी का अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, सुनते होंगे। तो पाकिस्तान में भी तो ऐसे एग्जाम होती होंगी जहाँ पर उसका जो टॉप रैंक का होगा ऑफिसर, वो दूसरे कंट्री में जाके वो एम्बेसी को संभाल होगा। अब हमको फॉरेन विजिट करना है तो हमको एम्बेसी से परमिशन लेना पड़ता है ना, वीजा बनवाना पड़ता है। अब अगर यूएस जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान कहीं भी जाइएगा तो आपको एम्बेसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। दैट्स व्हाई हर कंट्री का एम्बेसी दूसरे कंट्री में होता है। अब इंडिया में पाकिस्तान का एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी है जो उस कैंपस में है, जो कैंपस वहां किस कंट्री का झंडा फहराया जाता है? पाकिस्तान का। किसका झंडा? पाकिस्तान का। वो जो कैंपस है दैट इज नॉट इंडिया, दैट इज पाकिस्तान। वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा वो कैंपस, इवन तो वो इंडिया में है। अब वहां मान लो कि पाकिस्तान का कोई इंसान, मान लो पाकिस्तान का ऑफिसर इंडिया में 5 साल से उस एम्बेसी में है, 5 साल 4 साल से है, इवन तो वो 4 साल से है, ध्यान सुनिएगा, फिर भी वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो कैंपस ही पाकिस्तान है। वो कैंपस ही क्या है? जब वो कैंपस पाकिस्तान है, डोमेस्टिक टेरिटरी है ही नहीं, तो वो नॉन रेसिडेंट हो कैसे जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ, उस मालक की उस कैंपस में कोई स्वीपर का नौकरी होता है, साफ सफाई वाला। अब वो इंडिया का कोई पर्सन है, जाता है, साफ सफाई करता है, पेंट पोछा रहा है, जैसे बिल्डिंग मान लो कि उसका रिपेयर मेंटेनेंस करवा, तो पाकिस्तान थोड़ी मिस्त्री समझाएगा, इंडिया कोई जाएगा बना के आएगा। हमारा वहां स्वीपर कोई इंडियन काम कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, कहाँ काम कर रहा है? पाकिस्तान एम्बेसी में इंडियन काम कर रहा है। तो वो जो इंडियन है वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का नाम सुने होंगे, WTO का नाम सुने होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सबकी भी ऑफिसेस दूसरे हर कंट्री में होती है। अब मान लो कि WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक का ऑफिस न्यू दिल्ली में है, तो उस WTO में काम करने वाला अगर मान लो कोई इंडियन है तो नॉर्मल सिटीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल सिटीजन कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मान लो कि इंडियन एम्बेसी यूएस में है, इंडियन एम्बेसी यूएस में, और मैं IAS बनकर वहां जाता हूं और वहां 3 साल से मैं हूं, तो मैं नॉर्मल सिटीजन कहलाऊंगा नहीं कहलाऊंगा? अलग रूल होगा सर। कहलाऊंगा। यूएस में इंडियन एम्बेसी है, तो वो जो कैंपस इंडियन एम्बेसी का है वो इंडिया कहलाएगा, यूएस कहलाएगा? इंडिया कहलाएगा। और वहां इंडिया है और वहां आप इंडियन काम कर रहे हैं, एज एन इंडियन, तो आप नॉर्मल सिटीजन हो गए ना। लेकिन सर तो वहाँ क्या अलग रूल रेगुलेशन? इंडिया के होंगे ना? इंडिया के होंगे ना? नहीं, हम जस्ट बता रहे हैं जो कैंपस एम्बेसी की जब बातें होती है ना, हर कंट्री में दूसरे कंट्री का जब एम्बेसी होता है तो उस एम्बेसी में जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो बातें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, वो उस कंट्री का लाई करता है जिस कंट्री का एम्बेसी है। हमने जस्ट बोला कि अगर इंडियन एम्बेसी अगर पाकिस्तान चाइना में है तो वहाँ चाइना में होते हुए भी उस एम्बेसी पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट या कोई भी चीजें डिस्कशन होगी तो इंडिया की होगी। अब सपोज ये 2 कंट्री में वॉर हो गया, वहां देखिएगा जब कोई भी दुश्मनी होता है ना, तो आप न्यूज सुनते होंगे कि उस कंट्री के एम्बेसडर को बुलाएगा, राजदूत को, उनसे सवाल जवाब, चलो भागो यहाँ से, भागो निकालो, ऐसा होता है, निकाल दिया जाता है। अगर कुछ भी जैसे ईरान का ना राजदूत था पाकिस्तान में, और कोई ईरान का जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में जस्ट अभी रिसेंट न्यूज है हुआ था, तो पाकिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी थी, तो वहाँ ईरानियन जो एम्बेसडर थे उसको बुलाया गया। पाकिस्तान की सरकार बोलती कि तो उसको बुलाओ जल्दी, उसको बुला के उसको लताड़ा गया। क्या किया गया? लताड़ा समझते हैं? नहीं समझते, लतियाना नहीं, डांटा गया। उससे क्या तुम्हारा कंट्री तुम कैसे सब किया, क्योंकि उसको जवाब देना पड़ेगा और आप देश छोड़कर जाइए, यानी देश छोड़वा सकते हैं। जैसे आप देखोगे अफगानिस्तान से अमेरिकन सैनिक सब मतलब छोड़ा ना, उसमें एम्बेसी सब भी हट गया, क्योंकि जब कोई अटैक या कोई ऐसी चीजें होती है जैसे अब रशिया यूक्रेन में होता है, तो वहाँ एम्बेसी सबको बंद कर दिया जाता है, तो उस समय वहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई नहीं करेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ कि अगर यूएस में इंडियन एम्बेसी है तो वो जो पोर्शन इंडियन एम्बेसी का है वो इंडिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? इंडिया कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो हाँ या ना? इंडियन एम्बेसी यूएसए। सर आप बोल रहे हैं वहाँ को नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। सॉरी, आप बोल रहे हैं वहाँ का वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। मैं वही कर रहा हूँ कि अगर एक इंडियन ऑफिसर, ध्यान सुनिएगा, एक इंडियन ऑफिसर यूएस में इंडियन एम्बेसी में जॉब कर रहा है, तो पूरा कंट्री तो यूएस का ही है। अब पूरे 4 साल से तो उस कंडीशन तो नॉर्मल से नहीं कहलाएगा, वो इंडिया के लिए नहीं ना कहलाएगा। आप नहीं समझ रहे बात को? नॉर्मल से इंडिया के लिए क्या है कि अगर पूरे साल आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? नॉर्मल से, इवन तो आप सिटीजन हो या नहीं हो, यही ना बात है। अब मान लो कि एज एन इंडियन मैं 4 साल अमेरिका रहा, मैं अभी एम्बेसी वर्ड पे नहीं आ रहा हूँ, अमेरिका रहा, तो इंडिया के लिए मैं नॉर्मल रेसिडेंट कहलाऊंगा कि नहीं कहलाऊंगा? नहीं ना कहलाऊंगा। यहाँ तो क्लियर है कि मैं नॉन रेसिडेंट कहलाया। लेकिन मैं 4 साल यूएस में रहा, लेकिन मैं इंडियन एम्बेसी में जॉब कर रहा हूँ। मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ? इंडियन एम्बेसी में। तो इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन यूएसए, तो इंडियन एम्बेसी इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन एम्बेसी इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो इंडिया है। वहां झंडा किस कंट्री का लहरा जाता है? इंडिया का। जैसे यूएन काउंसिल जब जाओगे, यूएन काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो यूएन काउंसिल कभी हम भगवान से मानते हैं कि आप सब लोग यूएस घूमिए, विदेश पूरा वर्ल्ड टूर करिए, इतना पैसा कमाइए। तो न्यूयॉर्क अगर कभी जाइए तो जरूर यूएन काउंसिल जाइए, यूएन ऑफिस जाइए, तो वहां देखिएगा हर कंट्री का फ्लैग होस्ट रहता है, होस्टिंग। वहां सिर्फ यूएस कंट्री होते हुए सिर्फ यूएस का झंडा क्यों नहीं फहराता है? हम यहाँ अगर मान लो कि पाकिस्तान का झंडा फहरा के निकले जाए तो आपको मारपीट के खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इवन दो ब्रिटेन का, हम पाकिस्तान छोड़ दिए, ब्रिटेन का झंडा तो कहेगा देशद्रोही।
इंडियन झंडा फ्लैग नहीं उठाया इंग्लैंड का, बोलिए होगा कि होगा। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिल्डिंग है, समझ लेना। अब यूएन बिल्डिंग है, तो यूएन बिल्डिंग इवन तो यूएस में है, तो वो यूएसए का साम्राज्य वहां पर थोड़ी है। उसमें अगर यूएन चलाने के लिए पैसे चाहिए ना, तो सिर्फ अमेरिका थोड़ी देता होगा, जो भी मेंबर है वो सब पैसा देगा। आप किसी क्लब के मेंबर बनते हैं, आप नहीं बनते अभी, मतलब कोई क्लब का मेंबर होता होगा तो सब में पैसा देता होगा, तो सबका राइट होगा। अब भैया जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो कहीं ना कहीं तो सिचुएट होगा, कोई लैंड में ना सिचुएट होगा, तो कोई लैंड किसी कंट्री में ही ना होगा, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, कोई कंट्री ही होगा। तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो पूरा कंट्री का ही इंटरेस्ट उसमें लाई कर रहा है। अगर यूएन काउंसिल है, यूएनओ है, वो अमेरिका में, डज नॉट मीन कि पूरा यूएनओ अमेरिका का है। अब WTO का ऑफिस कहां है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। तो WTO का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड होती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है, तो उसके पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, कैसे पीस होगा, ये सब WTO डिसाइड करता है। WTO इज द ब्रांच ऑफ, WTO इज द पार्ट ऑफ यूएनओ। यूएनओ का ही पार्ट क्या है? WTO। यूएनओ का ही पार्ट क्या? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका मतलब थोड़ी है कि स्विट्जरलैंड का ही पूरा अधिकार उस WTO पे है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जब दो कंट्री के बीच जब डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका भी जो ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में ही किसी शहर में है। इसका मतलब थोड़ी है कि वो कोर्ट पे अधिकार पूरे स्विट्जरलैंड में हो। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? इंडिया में। तो क्या दिल्ली सरकार का ही राइट उस पर होगा? दिल्ली में हाईकोर्ट है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट तो बोलेगा, दिल्ली से केजरीवाल बोलेगा ना यहाँ हाईकोर्ट, यहाँ दिल्ली का बात चलेगा, ऐसे थोड़ी। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे नेशन की बात चलेगी, बस में। तो कहीं ना कहीं तो कोई पार्टिकुलर प्लेस तो लोकेट होगा ना। सेम आई एम टेलिंग यू कि अगर इंडियन एम्बेसी यूएस में है तो वो इंडिया है, वो बिल्डिंग क्या है? इंडिया। वहां इंडियन फ्लैग होस्ट हो रहा है। अब वहां एज एन ऑफिसर मैं अगर वहां वर्क कर रहा हूं 4 साल से, तो वो मैं इंडिया में वर्क कर रहा हूं। क्या वर्क कर रहा हूं? तो मैं इंडिया के लिए नॉर्मल रेसिडेंट कहलाऊंगा, मैं इंडिया के लिए क्या कहलाऊंगा। लेकिन इंडियन एम्बेसी जो यूएस में है, और वहां कोई फॉरेन यूएस का सिटीजन वहां स्वीपर का काम करता है, तो वो यूएस का सिटीजन स्वीपर का जो काम इंडियन एम्बेसी में कर रहा है, वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? आगे हाँ, स्वीपर वो यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट यूएस का ही कहलाएगा। लेकिन अगर इंडियन अगर है, वो इंडियन, एक भारत का नागरिक इंडियन एम्बेसी में है, लेकिन वो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है, तो वो नॉर्मल से इंडिया के लिए कहलाएगा। समझ गए ना? अब आइए थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस। इंडियंस, देखिए नॉर्मल रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ये इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, मतलब इंडियन मतलब कोई स्वीपर, फॉरेन में पाकिस्तान का एम्बेसी, तो वो क्या कहलाएगा? समझ गए? यहाँ ये फॉरेनर मतलब पाकिस्तान का, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड, तो इंडियन एम्बेसी फॉरेन कंट्री में है, इंडियन एम्बेसी कहाँ है? लेकिन वहां काम करने वाला कौन है? फॉरेनर तो है, तो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखिए, इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। लेकिन मान लो कि कोई फॉरेनर WHO में, जो इंडिया में WHO है, वो आप फॉरेनर काम कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ये कौन? ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, लोन देने का काम करती है। आपका क्रेडिट देखेगा, क्रेडिट रेटिंग देखेगा कि आप लोन का चुका ये रीपेमेंट प्रॉपर करते कि नहीं करते हैं। तो जो कंट्री डेवलप है, जो ज्यादा समृद्ध है, उसको ज्यादा लोन मिलता है IMF के द्वारा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, फंड समझते हैं ना, ये लोन देने का काम करती है। अब IMF कहाँ पर है? और वहां कौन काम कर रहा है? क्या कहलाएगा? उसी प्रकार जर्मन मतलब जर्मनी का
वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया क्या कहलाएगा? क्योंकि ये फॉरेनर है। कौन है? समझ में आ रही है ना? एम्बेसडर फॉर इंडिया, एम्बेसडर फॉर इन, भाई वो इंडियन एम्बेसी मान लो यूएस में है और यहाँ का एम्बेसडर मान लो कि कोई गया तो क्या कहलाएगा? अब मान लो कि फॉरेन कंट्री का एम्बेसडर इंडिया में है तो एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब क्या होता है? इंडिया को छोड़कर जो भी कंट्री है, ठीक ना? द फॉरेन सिटीजन लिविंग, मान लो मैक्सवेल सिटीजन ऑफ फॉरेन सिटीजन है लिविंग इन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन अदर देन दोज फॉर स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडी को छोड़, जैसे मैक्सवेल यहाँ कमाने आया ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे मैक्सवेल ये सब यही रहता है। ऐसा नहीं होगा, पढ़ने आया इंडिया में, हाँ, स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि देखो वहां पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं लाई दिया। क्या बेटा? तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखिए, द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फॉरेन वर्किंग इंडिया फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, तो क्या कहलाएगा आपका? समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो हाँ या ना? अब बताओ नेशनल इनकम को कैसे डिनोट करते हैं? NFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? 2 चीज है। क्या क्या क्या? 4 फैक्टर इनकम, नॉर्मल, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और, जैसे अर्न इनकम होना चाहिए। नॉर्मल रेसिडेंट जब कमाए, क्या करे? कमाए, कहीं से कमाए, कहीं से भी कमाए। अच्छा, एयर इंडिया है, मान लो एयर इंडिया ना इसमें ना, अब एयर इंडिया फ्लाइट है तो वो कभी इंडिया है तो कभी जर्मनी है, कभी यूएस है ना, ऐसा हो सकता है। अब बताइए, एयर इंडिया की जो इनकम हो रही होगी वो जर्मनी से भी आ रही होगी, सिंगापुर से भी, हर कंट्री से आ रही होगी। हो सकता है एयर इंडिया एक दिन के लिए जर्मनी रुक गया, हो सकता है यूएस रहा, आज इंडिया में, हो सकता है ना। बताइए, एयर इंडिया के द्वारा कमाया गया इनकम क्या है? नेशनल इनकम का पार्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। और उसका डोमेस्टिक टेरिटरी यही कहलाएगा, बिकॉज एयर इंडिया बिलोंग्स किस कंट्री से कर रहा है? इंडिया से। उसी पर कोई चाइनीज एयरलाइन है, चाइनीज एयरलाइन कंपनी कोई है, अब उसका डोमेस्टिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा होगा? चाइना में कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा बेटा, नेशनल इनकम समझिए गए कि अर्न इनकम, 4 फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट कमाए, चाहे जल से कमाए, चाहे नभ से कमाए, चाहे थल से कमाए, चाहे कहीं से भी कमाए, तो वो इनकम हो गया नेशनल इनकम। जैसे कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स से कमा रहा है और नेटफ्लिक्स 192 कंट्री से कमा रहा है, तो नेटफ्लिक्स जो भी पैसा कपिल शर्मा को दे रही है वो सब नेशनल इनकम का पार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या है, ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक इनकम। दूसरा क्या बेटा? डोमेस्टिक इनकम। इसको डिनोट करते हैं NDPFC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिखेंगे नहीं, अभी देखेंगे, लिखने के लिए हम टाइम देंगे आपको। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लिखेंगे नहीं, बोले ना। इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे ये मान लो है विराट कोहली, ये नॉर्मल रेसिडेंट है, बोलो हाँ। दूसरा
वो तो कोई विदेशी का नाम बताइए ना। क्रिस के हाँ? स्टीव स्मिथ का नाम सुने आप लोग? यस सर ये सब नहीं सुना है, ऐसा नाम होता है सब सुना होगा। क्रिस के डेविड वार्नर नाम सुने हैं? डेविड वार्नर, चलो हो गई। ये क्या है? नॉन रेजिडेंट। तो क्या हुआ, फॉरेन कंट्री का है, Yes, sir. उस समय इंडिया आया। अब विराट कोहली जो है कमाया आईपीएल से। कहां से कमाया? IPL से। इंडियन पैसा लीग, यही नाम है, इंडियन प्रीमियर लीग है पैसा इंडियन। और ये कहाँ हो रहा है आईपीएल? इंडिया में इंडिया हो गया क्या? बोलो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, बोलो हाँ। अगर दूसरे कंट्री में हो भी तो डोमेस्टिक नहीं कहलाएगा। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। अगर मान लो कि आईपीएल दुबई में हो, कहाँ हो? तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगा। तो वहां अगर कोई इंडियन प्लेयर खेला, तो इंडियन प्लेयर नॉर्मल रेसिडेंट है, वो पैसा लेके कहाँ आएगा? वो नेशनल इनकम में जुट जाएगा। लेकिन मान लो कि दुबई में क्रिकेट आईपीएल चल रही है, वहां डेविड वार्नर खेल रहा है। कौन खेल रहा है? तो डेविड वार्नर क्या है? क्या नॉर्मल रेसिडेंट है? और पैसा कहाँ कमा, नॉन रेसिडेंट कमाया, तो नॉन रेसिडेंट के द्वारा पैसा कमाएगा, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। कसम खा लो, नेशनल इनकम का पार्ट वही इनकम होगा जो नॉर्मल रेसिडेंट कमाएगा। बोलो कसम खाते हैं कि नेशनल इनकम का पार्ट वही क्या होगा है जो नॉर्मल रेसिडेंट कमाएगा, चाहे वो कहीं से कमाए, दुबई से कमाए चाहे देहरादून से कमाए। समझ पा रही है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं, अभी नेशनल इनकम जैसे हमने जस्ट बोला कि विराट कोहली आईपीएल खेल रहा है, ध्यान सुनिएगा, और वो दुबई में अगर आईपीएल हो रहा है, तो दुबई इज नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी, इंटरनेशनल टेरिटरी और फॉरेन कंट्री, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। क्या है? लेकिन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कमाने वाला पर्सन कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट है, तो वो नेशनल इनकम में जुटेगा। अभी मैं डोमेस्टिक इनकम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अभी हम नेशनल इनकम को अच्छे से एक्सप्लेन किए। अब दूसरा बात, सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो। अगर ये चैप्टर और चौथा चैप्टर ये चैप्टर नहीं समझे तो चौथा चैप्टर ही लोगे, और ये चैप्टर अगर अच्छे समझ गए तो चौथा चैप्टर आसानी से निकल जाएगा। विराट कोहली नॉर्मल रेसिडेंट है, वो आईपीएल खेल रहा है, आईपीएल इंडिया में हो रहा है, इंडिया एक डोमेस्टिक टेरिटरी है, और वो आईपीएल से कमा रहा है मान लो 15 करोड़ रुपए। कितना कमाया? INR कितना? INR का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई जानते हैं? INR का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल रुपी, ये INR है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेविड वार्नर भी क्या कर रहा है? नॉन रेसिडेंट। डेविड वार्नर क्या है? नॉन रेसिडेंट है, लेकिन वो भी क्या खेल रहा है? आईपीएल कहाँ हो रहा है? इंडिया में। इंडिया क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। और मान लो कि डेविड वार्नर जो कमा रहा है, वो मान लो 7 करोड़ रुपया कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 7 करोड़। अब बताओ, इंडिया में, इन इंडिया, विराट कोहली और डेविड वार्नर, विराट कोहली एंड डेविड वार्नर, विराट कोहली नॉर्मल रेसिडेंट है। विराट कोहली क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट है। और ये क्या है? नॉन रेसिडेंट है। लेकिन दोनों पैसा कहाँ अर्न किया है? अर्न इनकम है। क्या है? अर्न इनकम है। और ये दोनों मिलकर कितना कमाया? 22 करोड़ कमाया। तो 22 करोड़ जो इनकम है, कह सकते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है। बोलो हाँ या ना? डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से जो कमा रहा है उसको छोड़ दीजिए, विराट कोहली कहीं और से कमा रहा है उसको छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कमा रहा है ये देखिए। तो अब बात यह है कि डोमेस्टिक इनकम क्या है। तो डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो कोई भी पर्सन, या मैं नॉर्मल से नहीं बोल रहा हूं, कोई भी पर्सन, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो,
अगर कोई भी पर्सन इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कर रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिएगा। डोमेस्टिक इनकम इज नॉट इक्वल्स टू नेशनल इनकम, बोथ आर डिफरेंट। नेशनल इनकम में हमें यह ध्यान रखना है कि नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा है। नेशनल इनकम में क्या ध्यान रखना है? नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा है, चाहे कहीं से कमाए। टैक्स से कमाएंगे वो भी, कहां से? टैक्स से कहीं से कमाए, फ्रॉम वेर एवर, एड से कमाए, चाहे किसी और के थ्रू कमाए, यूट्यूब से कमाए, कोई पोस्ट करके, ब्रांड इंडोर्स करके, विदेश से कमाए, देश से कमाए, कहीं से कमाए, इलीगल ना कमाए। इलीगल इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके कोई हम काउंट नहीं कर सकते। तो नेशनल इनकम में याद रखिएगा कि नॉर्मल रेसिडेंट, ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट अर्न इनकम फ्रॉम वेयरएवर फ्रॉम द वर्ल्ड, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी हो या फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हो, कहीं से पैसा कहां आएगा? यहां आना चाहिए। कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा है, देश के लिए कमा रहा है। लेकिन जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक इनकम में एक चीज ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी, पैसा कहां कमाई हो रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है ना। चाहे कोई भी कमाए, अब देख लीजिए यहां पर, यहां कोई भी कमाए और वहां तक कहां से भी कमाए, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट कमाए। तो डोमेस्टिक इनकम में क्या है? द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। कितना फैक्टर इनकम? अर्न्ड बाय, अर्न होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ओनली विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहां डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक वर्ड पकड़िए, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी पकड़ लीजिएगा। क्या पकड़िएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी। और नेशनल इनकम के लिए क्या पकड़िएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। नेशनल इनकम के लिए क्या पकड़ेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। और डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या पकड़ेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। अब विराट कोहली जो कमाया इंडिया में, वो डोमेस्टिक इनकम होगा? एकदम होगा। क्या विराट कोहली जो इंडिया में 15 करोड़ कमाया, क्या ये नेशनल इनकम होगा? एकदम होगा, बिकॉज विराट कोहली नॉर्मल रेसिडेंट है। विराट कोहली नॉर्मल रेसिडेंट है तो नेशनल इनकम तो जाएगा ही जाएगा, ये डोमेस्टिक इनकम में भी जाएगा, बिकॉज ये डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है। समझ गए? लेकिन डेविड वार्नर जो 7 करोड़ रुपया कमाया, कहां कमाया? तो डोमेस्टिक इनकम होगा, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है। लेकिन पैसा लेके कहां चला गया? ऑस्ट्रेलिया। अपना देश के लिए नहीं ना कमाया, तो चल गया ऑस्ट्रेलिया। तो क्या डेविड वार्नर के द्वारा कमाया गया पैसा नेशनल इनकम होगा? एकदम नहीं होगा। अब आईपी बोलता है, रुक बेटा हम ही बताते हैं। विराट कोहली क्या किया? विराट कोहली यूएस से कमाया मान लो 12 करोड़ रुपया। कितना कमाया? तो विराट कोहली कौन है? खिलाड़ी है ना, नॉन रेसिडेंट है। क्या है बताइए? ये 12 करोड़ रुपया कमाया, कहां कमाया? फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ अर्न्ड बाय। क्या ये डोमेस्टिक इनकम होगा कि नेशनल इनकम होगा? नेशनल इनकम होगा, बिकॉज कौन कमा रहा है? नॉर्मल। तो ये होगा। क्या ये डोमेस्टिक इनकम होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो रही है? तो डोमेस्टिक नेशनल क्लियर हो गया अच्छे से ना? चलिए तो सब नोट करने आता है हम लोग को? कौन बोला नहीं? जो बोला नहीं उसको तो हम अभी हाथ खराब कर देंगे। सट्टाबाजी कर रहे हैं।
ऐसी मजाक भी देखो ना डेफिनेशन निकालते हैं बात नहीं करो चलो इसको नोट कर लो, आगे कल डिस्कस करते हैं।